नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेफलर इंडिया के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं वीकली चार्ट से। प्रीवियस चार्ट पे चलते हैं तो देखिए स्टॉक ने अपना हाई लगाया है 2018 में। उसके बाद एक रेंज में था स्टॉक, उसके बाद करेक्शन हुआ है 2019 में। इसके नेट प्रॉफिट थोड़े कम हुए थे और उसके बाद में जो कि 2020 में कोविड क्रैश हुआ था और उस क्रैश में जो स्टॉक को डबल मार पड़ गई तो स्टॉक और ज़्यादा गिर गया। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 2021 में समथिंग। इस लेवल का ब्रेकआउट देके स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 3,900 का। ऑलमोस्ट 4,000 का लाइफ टाइम हाई लगा के यहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ है। यहाँ पे इसने इसका जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे समथिंग डबल टॉप बनाया है। यहाँ पे इसने लो बनाया है, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया है और इस हाई के ऊपर हाई यहाँ पे बनाया है और इस लो के नीचे लो यहाँ पे बनाया है, यानी लोअर लो और हाइयर हाई बनाया है। यानी इस तरह से जो प्राइस है वो एक तरह से नैरो होता जा रहा था। मतलब प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता जा रहा था। तो जब ऐसा होता है तो जब इसमें स्टॉक जब एक साइड जाता रहता है, किसी एक साइड मतलब नहीं जाता है, ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से भी रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर जो है हमें वन साइड रैली देखने को मिलती है, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हमें। 4,900 का इसने हाई लगाया और यहाँ से स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है। तो हम पहले वीकली चार्ट पे लेवल मार्क कर लेते हैं। एक लेवल देखिए यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, डोजी बना रहा है। और दूसरा लेवल बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और अभी जो है करंटली स्टॉक जो है यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। तो इन दो लेवल्स को देखिए स्टॉक फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है यहाँ पे और इसके बाद करेक्शन हुआ है इलेक्शन डे रिजल्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पे। और उसके बाद लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो ये फेक ब्रेकआउट रहा है। अब यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स फंस गए होंगे बाय करके, क्योंकि उनको लगा हो कि लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है तो स्टॉक को ऊपर ही जाना चाहिए। बट यहाँ पे जो है स्टॉक का हम पी रेशियो देखते हैं, ये कितना ज़्यादा हाई था। 81 का पी चल रहा था, 81.9, ऑलमोस्ट 82 का पी था और फिर पी रेशो इतना ज़्यादा था, वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी, स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए जो है फाइनेंशियल अच्छे होने के बाद भी स्टॉक का प्राइस गिर गया और अब उनको लॉस में बुक करना पड़ा होगा। और अभी देखिए क्या हो रहा है कि लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो, ये वाला लो इस हाई के सॉरी लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे प्रीवियस हाई के नीचे लो बनाया, यहाँ पे लो। और नीचे की साइड जो है स्टॉक डबल बॉटम बना के और एक ही लेवल पे जो है स्टॉक बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो ऊपर से स्टॉक गिर रहा है पर नीचे से हमें रिजेक्शन मिल रहा है और ये वाला जो लेवल है अभी यहाँ से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो अभी स्टॉक में क्या हो सकता है ना, ये देखिए ये वाला जो है ये इस लेवल के ऊपर यहाँ पे निकला है, इसके बाद यहाँ पे टच हुआ है, यानी कि ये वाला जो इसका है ये इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक। देखिए स्टॉक जो गिर रहा है ये एक तरह से ट्रेन लाइन में गिर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद हो सकता है वापस स्टॉक नीचे आ जाए और स्टॉक का जो प्राइस है वो नैरो होता जा रहा है जैसे पहले हुआ था। तो अभी नीचे से भी रिजेक्शन ले रहा है, यानी बायर्स अभी भी स्टॉक में बने हुए और ऊपर से स्टॉक गिर रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक फंसा हुआ है, यहाँ से जो स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा और इस लेवल के यहाँ पे जो टच होके यहाँ पे गया एंड देन मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से गया है इधर और अब यहाँ जा रहा है। तो अब इसके बाद ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर निकलेगा स्टॉक, देन हम बाय करने की सोचेंगे। क्योंकि अगर ट्रेन लाइन के ऊपर निकल के स्टॉक वापस से नीचे आ गया तो फिर वापस से कंसिडर्ड हो सकता है स्टॉक। और अगर हम अपने लेवल्स की बात, अपने टारगेट की बात करें तो देखिए वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो वैसे यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट बढ़ रहा है, बट ये अगर हम देखें तो सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना है फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो ये जो ये इस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर है। बट ये जो है ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न ही है मोस्ट। अगर हम क्लियरली देखें तो वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में हमें दिख सकता है स्ट्रक्चर, बट वीकली चार्ट में ये कैंडलस्टिक है जस्ट। और बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, तो हमारा टारगेट रहेगा लाइफ टाइम हाई का। और लाइफ टाइम हाई तक स्टॉक जा सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, या फिर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 60,290 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। 64 का पी है, इंडस्ट्री पी 30 का है। अभी भी इंडस्ट्री पी से वैल्यूशन ज़्यादा है, बट कुछ स्टॉक होते हैं जो ज़्यादा वैल्यूशन पे ही रहते हैं। अपने इसका जो हाईएस्ट पी रहा है वो 82 के समथिंग रहा है। और यहाँ से अभी पी रेशो करेक्ट हुआ है, प्राइस भी करेक्ट होने के बाद भी पी रेशो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। मीडियन पी 51 का है और जो पी रेशियो वो अभी करेक्ट होकर 64 पे आ चुका है। तो कुछ स्टॉक जो है वो ज़्यादा वैल्यूशन पर ट्रेड करते हैं जिनकी हाइप ज़्यादा होती है स्टॉक मार्केट में। तो
हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो स्टॉक्स होते हैं ज़्यादा हाइप वाले, उनकी जो पी रेशियो वो कम ही करेक्ट होते हैं, ज़्यादा करेक्ट नहीं होते हैं मोस्टली। और जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे हैं। आर ओ सी 26.7% का है, आर ओ 20% का है। बुक वैल्यू भी ज़्यादा है 2.3 की। एंड डेट फ्री कंपनी 0.01 का डेट है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस है इसमें ये बेयरिंग्स बनाती है, रोलिंग बेयरिंग्स, प्लेन बेयरिंग्स। और जो बेयरिंग्स है ये ऑटोमेटिक सेक्टर में भी जो है सप्लाई करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी एंड एनर्जी सेक्टर में भी यूज़ होते हैं बेयरिंग्स। तो जो बेयरिंग्स का जो पोर्टफोलियो है एक तरह से वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये जो बेयरिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट हर सेक्टर में की मशीनों में जो है यूज़ करे जाते हैं। तो इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है। ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स में जो है बाकी इनका जो कोर बिजनेस है वो बेयरिंग्स का है, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है उसमें ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स है, जिसमें कि जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उसके कंपोनेंट्स बनाती है, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स बनाती है। उसके अलावा चेसिस कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लाइनर मोशन सिस्टम, ड्राइव टेक्नोलॉजी एंड कंडीशनर मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाती है। इसके अलावा जो फोर्थ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ये सर्विसेज देती है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर्स की सर्विसेज एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये इनका मेनली बिजनेस है। पी रेशो की हमने बात कर ली, पीयर्स की बात करते हैं तो मार्केट लीडर कंपनी है ये पीयर्स के सेक्टर में। डेट फ्री कंपनी है एंड साथ में पी रेशो ज़्यादा है। टिमकेन इंडिया का पी रेशो 71 का है, इनका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो छोटी मोटी कंपनी से इनका पी कम है, बट बड़ी कंपनी का जो पी ज़्यादा है। ये मार्केट लीडर कंपनी है। ये इनका करेक्शन, इस स्टॉक का जो टॉप से करेक्शन है वो 21.85% का है। तो जब मार्केट लीडर कंपनी गिरी हुई है तो बाकी स्टॉक भी जो है वो सारे करेक्ट हो रखे हैं फिलहाल। ओपीएम अच्छा है, एवरेज है 18% का। बुक वैल्यू ज़्यादा है ऑफकोर्स, क्योंकि बड़ी कंपनी है। रिटर्न्स भी अच्छे खासे हैं। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट रहा है। ओपीएम 18% का रहता है हमेशा। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 228 से बढ़ के 254 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट रहे। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए ईयरली बेसिस पे हमने देखा था कि 2019 में स्टॉक का प्राइस गिरा था, तब इनका रेवेन्यू गिरा था। उसके बाद कोविड की वजह से वापस से जो है रेवेन्यू गिरा। उसके बाद इनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ है और लगातार बढ़ रहा है। और इस दिसंबर 2023 में जो रहा है, इस साल का जो रेवेन्यू रहा है वो रहा है 7,226 करोड़ का। एंड नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट रहा है 909 करोड़ के। एंड डिविडेंड पे आउट भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी। जब से इनके नेट प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुए तो अभी जो 2 साल से इनका डिविडेंड रहा है वो 43%, 45% का रहा है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक पसंद है जिसमें आपको डिविडेंड ज़्यादा चाहिए तो आप इस स्टॉक को जो है कंसीडर कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं। रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और इस साल के रिजर्व्स रहे हैं 4,861 करोड़ के। बोरिंग्स 47 करोड़ की है ओनली। तो डेट नहीं लिया है कंपनी ने कभी भी। कैपेक्स में 545 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। रेशियोज़ की बात करते हैं तो देखिए कैश कन्वर्सन साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था 82 का। उसके बाद इनने घटाया हुआ है 59 का, बट वापस से 68 हुआ, फिर 66 घटाए और अभी 74 हुआ है। तो देखिए पहले कंपनी छोटी कंपनी थी, पर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है तो जनरली जो कैश कन्वर्सन साइकिल है वो बढ़ता जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, बट जब कंपनी बड़ी होती है तो ऐसा होता है। तो इसका रीज़न ये है ना कि जब छोटी कंपनीज होती है उनको उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो उनका काम होता है जो उसमें अपने उनके काम में जो है कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। उनकी जो इन्वेंट्री होती है उसको मैनेज करने में कम दिक्कत होती है। पर बड़ी कंपनीज के पास जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है अपने कस्टमर से। स्मॉल कंपनीज का जो कनेक्शन होता है वो अपने कस्टमर से, अपने जिससे भी रिसोर्सेज ले रहे हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और साथ में बड़ी कंपनीज की जो इन्वेंट्री वगैरह उसको मैनेज करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, ज़्यादा मुश्किलें होती है। तो इस वजह से इनका कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ जाता है। आर भी अच्छा है, 27% का आर है। कोविड के बाद से अगर देखते हैं तो जो आर है वो 25 के ऊपर रहता है। इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स है 74%, FIIs 5.7%, DIIs 14% एंड पब्लिक ओनली 5.39%। तो पब्लिक का देखिए जो स्टेक है वो काफ़ी कम है 5.39%। उसमें भी जो HNIs है वो होंगे 1% 200। अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।